प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान का पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न हैं उनको जानने से पूर्व आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक में लिखा हुआ है आपने क्या सीखा। तो आपने जो कुछ भी सीखा उसका सारांश वहां पर एक पेज में दिया हुआ है, उसको आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। उसमें से प्रश्न बना करके और पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ओएमआर के लिए भी वो बहुत ही कारगर है। तो आपने क्या सीखा इसको जरूर याद कर लेंगे। देखते हैं अभ्यास के प्रश्न को। तो अभ्यास का पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित करें। सेल्सियस में परिवर्तित करना है, पहला प्रश्न है। केल्विन में दिया हुआ है 293 केल्विन। सेल्सियस में चेंज करना है। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। सेल्सियस में बदलना है तो ठीक, केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। इसमें से हम 293 माइनस 273 यदि हम कर दें, घटा दें, तो जितना आएगा वो केल्विन से सेल्सियस में 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम। उसके बाद दूसरा है 470 केल्विन। तो इसको भी उसी तरह से 470 माइनस 273 आप घटा दीजिए और यहां पर आंसर सीधे लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, घटा करके लिख दीजिए 7 और ये 9 197 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न ठीक इसका उल्टा है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर हम 25 में जोड़ देंगे 273। जोड़ने के बाद 3 और 5 8, 27 और 2 29। केल्विन लिखते समय डिग्री नहीं लिखा जाता है। 373 डिग्री सेल्सियस, 373 प्लस 273, इसको भी जोड़ दिया जाए, 3 3 6, 7 7 14 और 3 2 5 1 6, 646 केल्विन। तो यह जो प्रश्न है आपका ओएमआर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तैयार कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसके बारे में हमें ज्ञात है। पिछले वीडियोस में यह बताया गया है कि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जहां पर ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया गया है वहां पर आप देख लें कि नेफ्थलीन उदाहरण के तौर पर लिखा गया है। तो नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन के बारे में जानते हैं कि यह ऊष्मा पा करके ठोस अवस्था से द्रव में परिणत हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। तो नेफ्थलीन ऊष्मा पाकर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में या गैस में परिणत हो जाता है। अतः नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, रख दिया जाए खुले स्थानों पर या कहीं खुले में छोड़ दिया जाए तो वह कुछ समय के पश्चात गैस में बदल जाती हैं, परिणत हो जाती हैं, इसलिए अदृश्य हो जाती है। दूसरा प्रश्न यहां है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसके बारे में भी बताया गया है। जैसे भोजन के बारे में बताया गया कि गर्मा गर्म खाने की महक रसोई घर से दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ठीक उसी तरह से इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। कि इत्र की जो गंध है
एक तरह से गैसीय अवस्था में होती है और गैस के कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। गैस के कणों की विसरण गति भी बहुत तेज है और विसरण प्रक्रिया के कारण ही इत्र की गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी वहां तक पहुंच जाती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे इसके आंसर भी हैं। 2 लाइन 3 लाइन में आपको लिख देना है, 2 नंबर से ज्यादा का ये आने वाला नहीं है। अगले सवाल को देखें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यह निम्नलिखित पदार्थ दिए हुए हैं, पदार्थ के जो कण हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, किसका आकर्षण सबसे कम है और किसका आकर्षण सबसे अधिक है, उसी तरह से सजाना है। तो जल द्रव पदार्थ है, चीनी ठोस पदार्थ है और ऑक्सीजन गैस है। कणों के आकर्षण के बारे में आपको पता है कि ठोस के कणों का आकर्षण सबसे अधिक होता है और गैस के कणों का आकर्षण सबसे कम होता है। द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस से कम होते हैं और गैस से अधिक होते हैं। इनके आकर्षण जो होते हैं द्रव के कणों का वो ठोस के कणों से कम होता है, लेकिन गैस के कणों से अधिक होता है। तो सबसे कम आकर्षण किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, यहां पर बढ़ते हुए आकर्षण के क्रम में। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस, उसके बाद जल और अंत में चीनी। यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि गैस से अधिक आकर्षण होता है द्रव कणों के बीच और द्रव से अधिक आकर्षण ठोस के कणों के बीच में होता है। तो इसी आधार पर इस प्रश्न का आंसर आप तैयार कर लीजिए। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंतर्गत हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही देखेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था अर्थात बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, उबलने लगता है, वाष्प की अवस्था होती है, गैसीय अवस्था हो जाती है, गैसीय अवस्था में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण बताना है। तो कारण बताने समय आपको इसके गुणों के बारे में ही बता देना है। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि जल बहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रख दें उसी बर्तन का ये आकार ग्रहण कर लेता है, और इसमें बहने का गुण है, यह तरल पदार्थ है। दूसरा प्रश्न, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। तो लोहा ठोस पदार्थ, जहां पर रख दे उसी आकार में रहेगा, उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, बहने का गुण नहीं है, संपीडता नहीं होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, नगण्य मानी जाती है। तो इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। ये भी कह सकते हैं कि दृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो कोई भी 2 कारण आप उसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को यदि ठंडा किया जाए तो और जल को ठंडा किया जाए तो बर्फ जल की अपेक्षा अपनी गुप्त उष्मा के बराबर वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित करता है। इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ
उसी तापमान पर जल की अपेक्षा शीतलन में यानी कूलिंग में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक इसके बाद अगला प्रश्न है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। इसकी चर्चा भी मैंने पढ़ाते समय पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोज में की है। तो जल की अपेक्षा भाप में अधिक जलन महसूस होगा। क्यों? गुप्त ऊष्मा के कारण। भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा रहती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर के जल बनाता है, और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊष्मा का त्याग करती है। अतः भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न हो चुके हैं। एक प्रश्न और है चित्र के माध्यम से, उस चित्र को भी देख लेते हैं। आइए देखें। यह है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। तापमान में और ऊष्मा में, तापमान में और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करते हैं, जिसके बारे में बहुत विस्तार से पिछले वीडियोस में बताए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस से द्रव में परिवर्तन होना ए, द्रव से गैस में बी, गैस से यहाँ पर सी है, गैस से द्रव में सी, और द्रव से ठोस में डी। ई और एफ भी दिया हुआ है, यानी ठोस से सीधे गैस में और गैस से ठोस में। तो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं। बर्फ को पानी बनाने के लिए क्या करते हैं? बर्फ का तापमान, जब बर्फ पर तापमान अधिक पड़ता है तो पिघल करके पानी बन जाता है, यानी गल जाता है। तो ये हुआ गलन या संगलन। गलन या संगलन एक ही चीज है। द्रव से गैस में परिवर्तन होना। द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये क्वथन हो जाता है या वाष्पन। इसको वाष्पन भी कह सकते हैं। गैस से द्रव में बदल जाना। गैस के तापमान को जब कम करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, इसको द्रवण कहा जाता है। संघनन भी कह सकते हैं। और द्रव को ठोस में बदलना, ये जमना है, जम जाता है, जिसका नाम हमने हिमीकरण बताया था आपको। अब ई और एफ क्या है? ई और एफ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होना और गैस से ठोस में परिवर्तन होना, ये दोनों ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन यहां पर होगा, यहां भी होगा ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रकार आपका जो ये अध्याय है अभ्यास सहित कंप्लीट हुआ। इसकी तैयारी आप बहुत बढ़िया से कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले क्लासेस भी आपको देखने होंगे अपनी तैयारी करने के लिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के पास इस ज्ञान को बढ़ाइए, अर्थात शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।